नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 4 से, और ये हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहे हैं बालाजी प्रकाशन की गणित से। तो इन सबको देखने के लिए वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आज देखेंगे सवाल नंबर पहला, और सवाल नंबर बताने से पहले एक बार फिर कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर चौथा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो ये NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, ये मान लीजिए, ठीक है ना। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे ये समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा है? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। और इस कक्षा 10 की गणित में जो भी पढ़ना है हमें धनात्मक पूर्णांकों के बारे में ही पढ़ना है। ऋणात्मक पूर्णांक कहीं भी नहीं आएंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में जब हम हल करेंगे तो हल करने में सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहाँ पर एक विषम पूर्णांक की बात हुई है, तो यही मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है ना, विषम पूर्णांक है। और तथा a बराबर क्या रखेंगे? नहीं, तथा b बराबर 4। देखो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 4। अच्छा, b बराबर 4 ही क्यों लेंगे? क्योंकि रूप देख रहे हो ना, 4q+1 4q+3, इस यानी जो q के साथ होगा वही b बराबर माना जाता है। इस बात को भी विशेष ध्यान रखिए। और a कोई ना कोई पूर्णांक आप मानिए, जरूर मानिए, ठीक। तो अब इसमें हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। तब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर bq+r। अच्छा, जहाँ ठीक a वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाला नियम है। तो जहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर r जो है उसका सबसे संबंध क्या होगा। यहाँ पर जब भी हम भाग देते हैं तो 0 जो है वो या तो r के बराबर हो सकता है या r से सदैव छोटा रहेगा, और जो r जो है वो हमेशा b से छोटा रहेगा। ये एक असमीका होती है, ठीक है ना। ये असमीका संबंध को आप सदैव याद रखिए, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ भी लिया जाता है, ठीक। तब यहाँ पर जब ये असमीका संबंध हो गया तब r के जो संभव मान होंगे वो क्या हो सकते हैं, तो उनको देखिए। एक चीज़ और हम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे एक को हमने भाज्य का, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ होता है। और ये समझ में ना हो तो इसको हम समझाते हैं। अब जैसे एक संख्या हमने लिया, मान लो a बराबर ले लिया 4, ठीक, और b बराबर कुछ भी 2, 3 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। इससे मान लो भाग देना है, तो क्या शेषफल आएगा ये देखिए। अब जैसे हमने 4 को पहले 2 से यदि भाग दें तो देखो शेषफल क्या आएंगे, 2 दूना 4, शेषफल 0 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जो b का मान है, नहीं r यानी r ये क्या है, 0 के बराबर आ गया। अच्छा, वही तो है, या r का मान 0 के बराबर, या r जो है ना 0 से जो है ना बड़ा रहेगा, यहाँ पर 0 के बराबर आ गया। अच्छा, अब 3 से यदि 4 में भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये r। तो r का मान देख रहे हैं ना, यहाँ पर
1 के बराबर आया, यानी 0 से बड़ा। ठीक, वही कह रहा है 0 r के बराबर हो सकता है। देखो जिस ओर मुंह होता है वो समझ लीजिए वो चीज़ बड़ी, जिस ओर मुंह नहीं पूंछ है वो चीज़ छोटी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ r का मान 1 आया, यानी 0 से बड़ा आ गया, ये समझ लीजिए। तो ये कंडीशन होती है, इसलिए ये चीज़ लिखी गई है। ठीक, तो ये समझ गए ना। तो अब यहाँ पर r के संभव मान क्या होंगे तब। अब देखो चूंकि p बराबर कितना है 4 है, इसलिए r के संभव मान क्या हो सकते हैं। एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 4 नहीं होगा क्योंकि b का मान यहाँ पर दिखा दिया ना, r इज ऑलवेज लेस देन b, b से सदैव छोटा ही रहेगा। तो अगर 4 आ गया तो वो तो b के बराबर हो जाएगा, छोटा तो बचेगा नहीं। इसलिए मान r के जो संभव होंगे वो यही होंगे। ठीक, एक बात सवाल को पढ़िए, कह दर्शाइए कि धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर जो r के मान है इन्हीं से बात बनेगी। तो अब क्या करो, r के मान क्रमशः रखने पर रख देते हैं। तो पहले जब हम r बराबर a0 रखेंगे तो a बराबर किस में रखेंगे, ये जो बना bq+r में। तो b का मान तो 4 है तो 4 रख दिया, q+0 दैट इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, a बराबर 4q। ये कैसा है, सम है। अब हम आगे इसको लेते हैं a बराबर, अब देखो 1 रखते हैं तो 4q, b का मान तो 4 है ना, तो b तो हर बार 4 ही रखेंगे, +1। ठीक, ये कैसा है, ये विषम है। अच्छा, अब r बराबर 2 रखिए तो a बराबर 4q+2। अब इससे हम क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा ये 2q+1। ये कैसी है, ये सम है। अच्छा, r बराबर 3, a बराबर तो ये आ जाएगा 4q+3। ये कैसा है, ये विषम है। ठीक, तो हमसे क्या कहा है सवाल में, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। जब 4q, देखो विषम क्या है, ये विषम और ये विषम, ये किस रूप के आ गए, 4q+1 और 4q+3, यही रूप तो आ गए। तो हम यहीं से कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझने वाला सवाल है। कह रहा है कि दर्शाइए कि n+2 या n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाजित होता है, यहाँ n एक पूर्णांक है। तो अब यानी n+2 या n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाजित होता है, यहाँ n एक पूर्णांक है। तो ऐसे जब भी सवाल आए तो हम कैसे हल करेंगे उनको समझिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कितने से विभाजित हो रहा है, 3 से। ठीक, जब ये 3 से विभाजित हो रहा है तो इनके रूप कौन से होंगे। 3 से यदि विभाजित हो रहा है तो या तो एक रूप बनेगा 3q या 3q+1 या 3q+2, ये रूप बनेंगे। ठीक है ना, 3q+2 ये रूप बन सकते हैं। इसके अलावा तो अब यहाँ पर देखिए, चूंकि b बराबर 3 है, इसलिए कोई धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। ठीक है ना, तब इससे केवल एक ही ऐसी स्थिति होगी जिसमें ये 3 से विभाजित होगा। तो अब हम ऐसे ये समझने के लिए आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर यदि समझ में ना आ रहा हो कि ये कैसे हुआ, तो चूंकि देखो b बराबर 3 है। ठीक, यदि हम यूक्लिड-रॉजन एल्गोरिथम लगाएं, दूसरे पेन से हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लो, तो अब जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं,
जैसे b बराबर 3 है, ठीक, 3 है ना। 3 कब होगा? जब कोई ना कोई रूप, किस रूप का होगा? 3q प्लस r, इसी रूप का होगा ना। ये का क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, अब b बराबर जब 3 है तो r के जो भी संभव मान होंगे वो क्या होंगे? एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता। तो इसलिए अगर r के इसमें मान रखें तो a बराबर क्या आ सकता है? 3q कामा 3q प्लस 1 और कामा 3q प्लस 2, यही तो आ सकते हैं, और इसके अलावा कुछ दूसरा तो आ नहीं सकता। इसलिए इसके जो रूप होंगे यही होगा, 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, इसी रूप का होगा। तब इसमें से केवल एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें ये 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना। ये सवाल में होगा और ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए, अब आगे क्या करते हैं, तो ये समझने वाली बात है। तो अब हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना देखो कैपिटल ए कर रहे हैं, कैपिटल ए बराबर ये जो तीनों दे रखे हैं ना, n कामा n प्लस 2 कामा n प्लस 4, ये मान लेते हैं, ठीक। अब ये मान लिया तो मानने के बाद अब क्या होगा, हम एक काम करते हैं, a की ये जो मान है ना, इसमें n के स्थान पर ये पुट करते हैं, ये जो दे रखे हैं, ठीक है ना, इन्हीं में पुट करेंगे। तो केस ये बनेगा हमारा फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं केस या स्थिति हिंदी में आप लिख सकते हैं फर्स्ट, ठीक। केस फर्स्ट में क्या कर रहा है, n बराबर 3q रखने, चलो रख दो, तो ये हमारा क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा, n के स्थान पर 3q रख रहे हैं तो 3q, दूसरा ये आ जाएगा 3q प्लस 2, और ये तीसरा 3q प्लस n के स्थान में 3q प्लस, और ये 4 है तो 4। अब देखो इसमें केवल 3q ही है जो कि 3 से विभाज्य है, ये हम लिख सकते हैं 3q 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो केवल एक ही तो है, और ये नहीं विभाज्य है। अब देखो केस सेकंड में क्या करें, n बराबर, अब हम क्या रखें, n के स्थान पर ये 3q प्लस 1 रखते हैं, 3q प्लस 1 रखने पर, ठीक है, 3q प्लस 1 रख रहा है, तब क्या होगा, ये देखिए हो जाएगा a बराबर, तो ये देखो n के स्थान पर क्या रखेंगे, 3q प्लस 1, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर लगाएं, फिर कामा, और देखिए अब यहाँ n के स्थान पर रखेंगे 3q प्लस 1, और प्लस ये 2 है तो एज इट इज़ 2, कामा, फिर क्या n प्लस 4 है ना, तो n के स्थान पर 3q प्लस 1, और प्लस का ये 4 है तो प्लस का 4। अब देखो इसमें से हम देखेंगे क्या कोई 3 से विभाज्य होगा, तो अब देखिए ये हो गया 3q प्लस 1, और ये 3q प्लस 3, और ये 3q प्लस 1 और 4 को हम 5 लिख सकते थे, चलो ऐसा लिख गया, नो प्रॉब्लम, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और कामा, इसको 3 कामन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, q प्लस का 1, यहाँ 3 कामन, और इधर ये 3q प्लस 5। अब बताओ इसमें 3 का यदि भाग दें तो केवल इसी में तो जाएगा, तो यही विभाज्य हुआ, और तो हुआ नहीं, तो ये भी हम लिख सकते हैं ऊपर वाली तरह। अब केस थर्ड में क्या करेंगे, n बराबर हम रखेंगे, अभी देखो 3q प्लस 1 रख चुके, अब रखते हैं 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 रखने पर रख दो, तो ये क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा, और रख कहाँ रहे भाई, ये भी तो ध्यान रखिए, इस
तो हम इसमें रख रहे हैं ना, तो n के स्थान पर जब 3q + 2 रख रहे हैं ना, तो n है तो पहला तो ये 3q + 2 ही हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, n + 2 है ना, तो ये आ जाएगा 3q + 2 और +2 है तो +2 रखेंगे। और तीसरा क्या होगा, 3q + 2 और प्लस ये 4 है तो ये 4 आएगा। अब देखो इसको एक लाइन आगे पढ़ा लेते हैं, तो ये देखो 3q + 2 और ये 3q + 2 2 4 यानी 4 और कामा। अब देखो 2 4 6, 3 इनसे कॉमन मिल जाएगा तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा q प्लस का 3 दूना 6 ना 2, 3 कॉमन आया तो 2 बचेगा। अब इनमें से देखा जाए तो केवल ये 18 से विभाजित होगा, ये तो होगा नहीं, तो ये भी हम लिख कर दिखा सकते हैं, इनमें केवल ये 3 × q + 2 ही 3 से विभाज्य है। ठीक, तो अब देख सकते हैं तीनों केसों में केवल एक ही 3 से विभाज्य हो रहा है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ज़्यादा लिखने के चक्कर में क्या पढ़ें, तो ये इस तरीके से इस सवाल को भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं छठवां नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहता है। ये कह रहा है दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 8k + 1 के रूप का होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जब इस तरीके के सवाल हो किसी रूप का होता है तो आप मान लीजिए कोई ना कोई पूर्णांक, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना, विषम पूर्णांक है मान लिया, तथा b बराबर, अच्छा देखो ये 8 एक काफ़ी बड़ी संख्या है, ठीक है ना, 8k + 1 के रूप का होता है, तो इस तरीके से यदि 8 माने बेरा तो काफ़ी लंबा करना पड़ेगा, तो और वर्ग की बात हुई है तो हम b बराबर 8 ना मान करके 4 माने ले रहे हैं, ठीक, 4 से ही काम चल जाएगा, b बराबर 4 ये मान लिया। अच्छा, जब ये हमने मान लिया तब आगे क्या करेंगे ये समझने वाली बात है, ठीक। तो अब इसमें लगा देते हैं यूक्लिड-रॉजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, अच्छा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ये होती है हमारी a बराबर bq + r, ठीक। जहाँ एक चीज़ ये भी समझिए ना, जहाँ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर, आर इज ऑलवेज लेस देन b, ये कंडीशन भी तो बतानी पड़ती है तब। अब यहाँ b बराबर 4 है, एक चीज़ ये भी हमें इधर दिखाना पड़ेगा, चूँकि यहाँ b बराबर 4 है इसलिए r के संभव मान क्या होंगे, एक तो यानी r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, बाकी 4 नहीं होगा। तो अब देखिए 4 नहीं हो सकता, इसलिए अब हम क्या करेंगे भाई, r के मान 3 तक ही रहेंगे, तो अब यही r के मान इसमें हमें रखना है। लेकिन हमने क्या माना है, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो r के जो भी मान होंगे ना सम ना लेकर के विषम लेना है। विषम जैसे एक ये और एक ये, ठीक है ना, क्योंकि देखो b बराबर हमने 4 माना है और अगर ये रखेंगे तो ये भी सम हो जाएगा, ये भी रखने से सम हो जाएगा। जब r का मान विषम रखेंगे ना तब भी तो विषम आएगा, तो इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक ही हम ले रहे हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, पहला केस फर्स्ट ले रहे हैं,
केस फर्स्ट, आर बराबर हम 0 नहीं रखें, 0 रखने से सम हो जाएगा, ठीक है ना। बी के स्थान पर 4 रखेंगे और ये 0 तो सम होगा, तो आर बराबर 1 रख रहे, 1 रखने पर विषम संख्या ही रखिए, तो ये क्या होगा हमारा, a बराबर 4q + 1, ये बना। दोनों पक्षों का दो वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग करते हैं भाई। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा a² बराबर 4q + 1 का होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग 16, q है तो q² प्लस 1 का वर्ग 1, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है तो प्लस का 2 है भी, तो 4 दूना 8, 8q। अब यहाँ से हम क्या करें, a² बराबर, अब देखो इसको थोड़ा अगर हम क्रम से और लिख दें, इधर 16 q² प्लस 8q और प्लस का 1, कोई दिक्कत। अब इतने से हमें कॉमन मिलेगा कुछ ना कुछ, 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2q² और प्लस का 1 और प्लस का ये 1 सिंगल जो बचा इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ हम क्या करें, a² बराबर, देखो 8 और ये q2q² प्लस 1 है ना, इसके बराबर k रख देंगे और प्लस का 1 ये एज इट इज लिख देंगे। अब दिखा देंगे इधर जहाँ 8 नहीं, ये 2k नहीं, 2q² प्लस 1 बराबर k है। एक चीज़ तो ये पूरा हो गया, ठीक। अब r बराबर 3 रखेंगे, वो होगा हमारा केस सेकंड, r बराबर 3 रखने पर। तो रखते हैं, किस में रखना है, इसी में रखना है, a बराबर b के प्लस r, तो केस थर्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर b के स्थान पर 4 है ना, 4 है ना, और q और प्लस r के स्थान पर हमें 3 रखना है, तो 3, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा a² बराबर 4q + 3 का होल स्क्वायर, तो इसका वर्ग करिए तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग 16 q² प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 4 × 12 दूना 24 q, क्रम से लिख लो 16 q² प्लस 24 q और प्लस का 9 को हम 8 + 1 कर लें, कोई दिक्कत। अब मिल जाएगा हमें कॉमन, तो ये a² बराबर, अब देखो इतने से हमें तीनों पदों से कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन, तो अंदर बचेगा 2q² प्लस 3q प्लस 1 और प्लस का 1, ये बाहर जो जिससे कॉमन नहीं मिला सिंगल एज इट इज। तो अब यहाँ a² बराबर हम लिख सकते हैं 8, इसके स्थान पर k रख दो पूरे के और प्लस का 1 इधर दिखा दो, जहाँ 2q² प्लस 3q प्लस 1 बराबर k, ठीक। ये इतना लिख दिया, तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8k + 1 के रूप का होता है, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अब देखिए यहाँ पर आखिरी जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो ये सवाल पूछा है, ठीक।
तो इस सवाल को यदि हम अच्छे से पढ़ें, और ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, तो ये लगभग हर एक किताब में मिलेगा सवाल, ठीक। तो इस सवाल को पूरा हल करने के लिए यदि हम देखें तो बस 420 और 130 जो है इसका HCF ज्ञात कर लें। HCF ज्ञात करने के बाद जो भी चीज़ निकले, संख्या निकले, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से हल करने के लिए देखिए कैसे हल करते हैं, ठीक। तो HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ कोई विधि मेंशन नहीं करिए कैसे करिए, तो हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक। तो 420, ठीक, 420 के गुणनखंड कर लेते हैं। कितना, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, बचा कुछ नहीं, एक में भाग नहीं जाएगा, 0, 2 पंचे 10। अब ये संख्या 3 से कटेगी, ठीक, 3 तिरका 9, 3 5 15। अब ये संख्या 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 से काट लो, 7 एकम 7, ठीक। इसी तरीके से 130 को काटिए, 130 से 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगी नहीं, 5 ये संख्या कटेगी, 5 एकम 5, 5 3 15। अब ये 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13, ठीक। तो इनका HCF कितना होगा, तो अब देखो पहले तो एक चीज़ हम ये लिख लेते हैं, 420 बराबर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर 420 के जो गुणनखंड है उनको हमने ऐसे लिखा, 130 के लिख लिए। अब HCF क्या चीज़ होता है ये देखिए, HCF बराबर होता है जो सब में मिले पहले तो 2 देखो एक बार मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, इसमें भी इसमें भी। अब देखो 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 लिख लिया, तो 5 दूना 10। HCF कितना आ गया, 10। तो यहीं से पता चल जाएगा, अतः दुकानदार को 10-10 की ढेरियां बनानी पड़ेंगी, ठीक। तो यही हो जाएगा सवाल का आंसर। अब आगे एक्सरसाइज में मिलते हैं लेकर के, तब तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा शेयर भी कर दें।